Good morning to all. Today we can discuss our next bridge is Wayne's Bridge. In the previous lecture we can discuss about Maxwell's Bridge and today we can discuss about Wayne's Bridge. So by Wayne's Bridge we can measure the value of frequency. We can measure the frequency in the range from 100 Hz to 100 kHz. वेन्स ब्रिज की हेल्प से हम फ्रिक्वेंसी मेजर करते हैं फ्रॉम 100 Hz टू 100 kHz तक. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन द रेंज फ्रॉम 100 Hz टू 100 kHz. फ्रिक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज. ठीक है. द एक्यूरेसी ऑफ वेन्स ब्रिज इज फ्रॉम 0.1% टू 0.5%. सो एक्यूरेसी होती है वेन्स ब्रिज की वो होती है 0.1% से लेकर 0.5% तक. ठीक है. एंड इट इज ए टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिज. So it consists of 4 arms and having 4 impedances in it. इसमें 4 arms होते हैं, जैसे मैक्सवेल में पढ़ा था तो उसमें 4 arms थे, 4 impedances थे. सेम हेयर. अब उसमें हम दे रहे थे AC करंट दे रहे थे, इसमें भी AC वोल्टेज हम देंगे, करंट देंगे. ठीक है. सो इट इज अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिज. ठीक है. And these impedances are a combination of capacitor, inductor and resistance or resistor. ठीक है. जो impedances होते हैं वो combination होते हैं कैपेसिटर के, इंडक्टर के एंड रेजिस्टर के. ठीक है. और उस जो 4 इम्पीडेंस होते हैं उसमें से एक अननोन होता है Z1 और जो बाकी के 3 नोन होते हैं वो Z2, Z3, Z4, वो तीनों नोन होते हैं. ठीक है. So in this bridge we have a detector also which is used to balance of the bridge. ब्रिज के बीच में एक डिटेक्टर लगा होता है. ठीक है. वो क्या है, बैलेंस, ब्रिज को बैलेंस करता है. ठीक. when the detector show null deflection it means alternating current bridge is balanced. जब डिटेक्टर नल डिफ्लेक्शन शो करता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिज है वो बैलेंस्ड है. ठीक है. अब हम देखेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ वेन्स ब्रिज. सो दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ वेन्स ब्रिज. वी हैव 4 आर्म्स AB, BC, CD and DA and in the 4 arms 4 impedances are connected. आर्म AB में R1 रेजिस्टेंस और कैपेसिटर C1 पैरेलल में कनेक्ट है. ठीक है. आर्म BC में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, आर्म CD में रेजिस्टेंस कनेक्ट है एंड आर्म AD में रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दोनों सीरीज में कनेक्ट है. ठीक है. हमने AC वोल्टेज यहाँ दिया है सर्किट को. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB आर्म इज E1, अक्रॉस BC आर्म इज E3, अक्रॉस CD आर्म इज E4 एंड अक्रॉस AD आर्म इज E2. रेजिस्टेंस R1 और R2 के बीच में हमने मैकेनिकल कपलिंग का यूज़ किया है और वो हम जब डेरिवेशन करेंगे उसके बाद में हम बताएंगे इसका यूज़ यहाँ पे क्यों किया था. ठीक है. तो अब देखते हैं आर्म AB. आर्म AB में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों कनेक्ट थे पैरेलल में. ठीक है. तो इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले तो हम, इम्पीडेंस की. तो क्या होगा जब ये दोनों पैरेलल में होंगे तो पैरेलल की कंडीशन, देखिए पैरेलल में रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर. ठीक है. तो XC इज इक्वल टू 1/jωc. फॉर्मूला होता है XC क्या है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है. सो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैन बी कैलकुलेटेड, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों मिला के 1/Z इक्वल टू 1/R प्लस 1/XC.
ठीक, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज, सॉरी ये बाद में होगा, तो 1/z इज इक्वल टू 1/r प्लस j ओमेगा XC। अब हमने यहाँ क्या किया, LCM ले लिया पूरे का, तो 1/z इज इक्वल टू 1 प्लस j ओमेगा C R/r। तो z की वैल्यू हमारी आ रही है R/1 प्लस j ओमेगा C R। तो Z1 क्या निकलेगा फिर, R1/1 प्लस j ओमेगा C1 R1। ठीक है, अब देखेंगे आर्म AB, आर्म BC का इम्पीडेंस निकालेंगे। उसमें क्या था, सिर्फ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R3 कनेक्ट था। नॉन इंडक्टिव मतलब प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इंडक्टर का कोई उसमें पार्ट नहीं है। ठीक है, तो Z3 इज इक्वल टू R3, जो इम्पीडेंस होगा Z3 का वो R3 होगा। ठीक है, अब आर्म CD, अब हम देखेंगे आर्म CD का इम्पीडेंस निकालेंगे। आर्म CD में सिर्फ R4 नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कनेक्ट था, तो Z4 इज इक्वल टू R4। ओके, नाउ आर्म DA में सीरीज में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों कनेक्ट थे, तो Z2 इज इक्वल टू R2 प्लस 1/j ओमेगा C2। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन AC ब्रिज की होती है Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इम्पीडेंस ऑफ फर्स्ट आर्म और मतलब अपोजिट आर्म के इम्पीडेंस इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। ठीक है, अब हम यहाँ रखेंगे Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यू। तो Z1 की वैल्यू थी R1/1 प्लस j ओमेगा C1 R1। अब Z4 का इम्पीडेंस क्या निकला था, R4, वैल्यू पुट की, देन Z2 की वैल्यू इम्पीडेंस निकला था R2 प्लस 1/j ओमेगा C2 इंटू R3। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो R4/R3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस j ओमेगा C2 R2 अपॉन j ओमेगा C2, मतलब इसका हमने LCM ले लिया। ठीक, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला जो है वो ऊपर हो जाएगा, R1 नीचे हो जाएगा, तो 1 प्लस j ओमेगा C1 R1 अपॉन R1। ओके, अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, तो 1 का इसमें किया तो 1 प्लस j ओमेगा C1 R1, फिर इसका इसमें किया j ओमेगा C2 R2 प्लस अब j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर C1 R1 R2। ठीक, अंदर इसका मल्टीप्लाई किया तो j ओमेगा C2 R1। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे सबको, तो R4/R3 इज इक्वल टू 1/j ओमेगा C2 R1 प्लस j ओमेगा से j ओमेगा कैंसिल हो गया, C1 R1 अपॉन C2 R1। इसमें क्या हुआ, इसमें भी j ओमेगा से j ओमेगा से कैंसिल हो गया, C2 R2 अपॉन C2 R1। ना इसमें क्या किया, एक j ओमेगा से एक j ओमेगा कैंसिल, अब बचा यहाँ पे j ओमेगा C2 R1, मतलब R1 से R1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी R1 से R1, C2 से C2, ये आपका बचा। अब क्या करेंगे, हम रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो R4/R3 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट क्या है, C1 अपॉन C2 प्लस R2/R1। तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेंगे इमेजिनरी पार्ट ये है और ये है, तो 1/j ओमेगा C2 R1 प्लस j ओमेगा C2 C1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है पार्ट, तो इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया, LCM ले लिया। 1/j को हमने क्या कर दिया, 1/j को हम लिख सकते हैं ना, 1/j को हम लिख सकते हैं -j, तो -j ओमेगा C2 R1 प्लस j ओमेगा C1 R2 C1 इज इक्वल टू 0। j कॉमन ले लिया, ओमेगा C2 R1 प्लस ओमेगा R2 C1। अब हमने यहाँ पे वैसे आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ओमेगा भी कॉमन ले सकते थे, बट ओमेगा कॉमन नहीं लेना, क्योंकि हमें फ्रिक्वेंसी तो फाइंड करनी है और ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ओमेगा हमने कॉमन नहीं लिया, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली, 1/r
R1 R2 C1 C2 इसको अंडर रूट में, तो इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकेंड होती है, ओके। तो अब ओमेगा का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2πf, तो f निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, f इक्वल टू 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 C1 C2 हर्ट्ज, ओके। अब हमने आपको बताया था कि हमने मैकेनिकल कपलिंग का यूज़ किया था। वो क्यों किया था? जब हम डेरिवेशन करते हैं तो R1 R2 की वैल्यू यहाँ पे हम इक्वल रख सकते हैं मैकेनिकल कपलिंग की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया, इन दिस ब्रिज वी हैव मैकेनिकल कपलिंग बिटवीन R1 एंड R2, सो दो दिस mechanical coupling we can make the value of R1 and R2 is equal and C1 and C2 is also equal, ठीक। if components are chosen such that R1 equals to R2 is equals to R, C1 is equals to C2 equals to C, then F is equals to 1/2π RC hertz। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, हमने वेन्स ब्रिज से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर ली, ओके, थैंक यू।